हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट पाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आखिर वो टॉपिक है क्या और आखिर चर्चा में है क्यों। डीआरआई ने तस्करी किए गए सोने के स्रोत और उसके संभावित प्राप्तकर्ताओं की जांच करने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी, जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने की संभावना जताई गई थी। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार कर मामले की जांच की अनुमति दे दी। आपको पता होगा केस क्या था कि जो रनिया राव थी, तो उन पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो वहाँ पर उनके पास 14.2 केजी गोल्ड मिला था। अब हम बात करते हैं भारत में इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। डीआरआई अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2025 में पहली छमाही के दौरान 13.8 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की थी। ये वित्त वर्ष 2024 में जब्त की गई कुल 12.4 करोड़ रुपए मुद्रा से ज़्यादा थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 में सोने की जब्ती में 9% की गिरावट भी देखी गई थी, लेकिन यह अपेक्षा के हिसाब से काफ़ी कम थी। म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से भूमि मार्ग से सोना जब्त किया गया था 2024 में। 2021-22 में डीआरआई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 500 करोड़ रुपए का 833 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया गया था। 2020 तक समाप्त 5 वर्षों में भारत के हवाई अड्डों पर 16,555 तस्करी के मामलों में 11 टन से अधिक सोना जब्त किया गया था। आपको पता होगा किस हिसाब से यहाँ पे गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, बहुत सारे कानून होने के बावजूद भी। अब हम बात करते हैं सोने की तस्करी से संबंधित कानूनी प्रावधानों की। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 सोने की तस्करी को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। धारा 132 तस्करी को परिभाषित करती है तथा तस्करी किए गए माल की जब्ती का प्रावधान और भारी जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी धारा 132 करती है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का। तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को निवारक नजरबंदी की अनुमति देता है और अतिरिक्त शक्ति अधिकारियों को दे देता है और अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार भी देता है। जैसे अगर किसी ने नशीली दवा की तस्करी करी है या फिर गोल्ड की तस्करी की है या फिर पर्यावरण से रिलेटेड किसी चीज़ की तस्करी कर रहा है जो एक देश से अगले देश में, तो वो सारे अधिकार किस पे होंगे? अधिकारियों के पास, कि वो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उनके पास पाई गई संपत्तियों को भी अपने अधिकार में ले सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 सोने के अनाधिकृत आयात पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि जो इलीगल तरीके से गोल्ड हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाता है। अभी जो 2024 की रिपोर्ट थी, वहाँ से सबसे पहले क्या पता चला था कि जो तस्करी हो रही है सबसे ज़्यादा म्यांमार और बांग्लादेश से हो रही है, और वहीं अभी नवंबर 2024 में लद्दाख से भी इस चीज़ के कुछ मामले देखने को मिले थे। विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है। ये कि सोने के अनाधिकृत आयात पर प्रतिबंध लगाता है और अवैध सोने से संबंधित परिसंपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 सोने के आयात पर शुल्क और प्रतिबंध लगाता है। आयकर अधिनियम 1961 अघोषित सोना और बेईमानी लेन देन का विवरण और अघोषित स्वर्ण का पता लगाने और दंड का प्रावधान करता है, यानी कि जो इलीगल है, अगर हम इलीगल तरीके से गोल्ड स्मगल कर रहे हैं तो आयकर अधिनियम 1961 भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे अगर पता चल रहा है कि काला धन वाली चीज़ है, आपको पता होगा इनकम टैक्स का छापा, तो काला धन या फिर इस टाइप का गोल्ड स्मगलिंग को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोफेपोजा केंद्र और राज्य सरकार को सोने सहित अन्य वस्तुओं की तस्करी के संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और एक्ट है इसमें, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम 1974। इसकी जो धारा 2 है वो विभिन्न तस्करी से संबंधित गतिविधियों और भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें शामिल है विशेष राज्यों के तटीय क्षेत्र, तट से 50 किलोमीटर अंदर के अंतर्देशीय क्षेत्र, ये किलोमीटर है, सीमावर्ती क्षेत्र और विशेष सीमा शुल्क हवाई अड्डे और स्टेशन। धारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है और फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां अधिनियम के धारा 7 में है। धारा 9 सलाहकार बोर्ड की सलाह के बिना 6 माह तक नज़रबंद रखने का प्रावधान करता है। जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा है तो उसको 6 महीने तक नज़रबंद रखने का प्रावधान दिया जाएगा, यानी कि वो कहीं भी बाहर नहीं दिखना चाहिए, इस टाइप की चीज़। धारा 10 तय करती है
धारा 9 के अंतर्गत न आने वालों के लिए 1 साल की सजा और धारा 9 में आने वालों के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान। धारा 11 निरोध आदेशों को निरस्त या फिर संशोधित करने की अनुमति देता है और धारा 12 अस्थायी रिहाई का प्रावधान करता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मिशन आया था, ऑपरेशन जज्बा। आईटीबीपी ने इससे पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को 108 किलोग्राम सोने के बिस्किट की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। अब हम बात करते हैं डीआरआई, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है डीआरआई की ही होती है ज़्यादातर, तो हम डीआरआई पे भी बात कर लेते हैं, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय। भारत की तस्करी रोधी खुफिया जांच और संचालन एजेंसी का नाम है डीआरआई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसके अंडर आता है डीआरआई। इसका नेतृत्व भारत सरकार के विशेष सचिव स्तर के महानिदेशक करते हैं। ये काले धन, प्राचीन वस्तुओं, वाणिज्यिक धोखाधड़ी, आग्नेयास्त्रों, सोने, नशीले पदार्थों या फिर नकली भारतीय मुद्रा को रोक करके राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे ब्लैक मनी वाला जो सीन है, या फिर कुछ पुरानी चीज़ें जैसे कि हमारी जो विरासत से जुड़ी चीज़ है उसकी तस्करी हो रही है, या फिर किसी प्रकार के हथियार है, हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, या फिर गोल्ड बिस्किट है उसका भी मतलब स्मगलिंग हो रही है, या फिर जैसे नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स वगैरह, उनकी स्मगलिंग हो रही है, या फिर जो नकली भारतीय मुद्रा है उसकी स्मगलिंग हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को रोक करके ये भारत की आर्थिक सुरक्षा को, साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।